I'm always angry. Hold on. अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्टेड हैं और आप मार्वल के बहुत बड़े फैन भी हैं तो ये वीडियो तो मैं बस आप ही के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना मार्वल के अंदर के छुपे हुए सीक्रेट्स को रिवील करके बिजनेस को सीखना। बिकॉज 1996 में मार्वल कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, यानी कि उस कंपनी के पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो उन लोगों को पैसे को लौटा सके जिनसे उसने पैसा उधार लिया है अपने बिजनेस को चलाने के लिए। बट आज मार्वल की टोटल 23 मूवीज ने मिलकर $22.6 बिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया है, और यही चीज मार्वल को दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज बनाती है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि कैसे मार्वल ने एक बैंकरप्ट कंपनी से दुनिया की सबसे सक्सेसफुल मूवी फ्रेंचाइज होने का सफर तय किया, और इसके बीच में उसने कौन कौन सी बिजनेस स्ट्रेटेजीज को यूज किया एंड एज ऑलवेज उन बिजनेस स्ट्रेटेजीज को आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। मार्वल की शुरुआत हुई थी एज अ कॉमिक बुक कंपनी, यानी कि वो कैरेक्टर्स को पैदा करती थी, उनके अराउंड स्टोरीज लिखती थी, फिर उनको छापती थी और बेच देती थी, और ये लोग अपने इस बिजनेस में काफ़ी खुश थे। बट कुछ लोगों को इसमें कुछ इंटरेस्टिंग नज़र आया। कुछ लोगों को मार्वल की कॉमिक्स एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लगी। उन लोगों को लगा कि वो अभी कॉमिक बुक्स को खरीद के स्टॉक कर लेंगे, फिर फ्यूचर में जब इन कॉमिक बुक्स के फैंस आएंगे वो उनको इन कॉमिक बुक के कलेक्शन को ज़्यादा दामों पर बेचेंगे, जो कि एक ख्याली पुलाव था और जिसकी कोई बुनियाद नहीं थी। बट इस चीज़ का मार्वल की सेल पे बहुत बड़ा असर दिखा। जिस मार्वल की सेल 1991 में $115 मिलियन थी, वो 1992 में बढ़ के $224 मिलियन और 1993 में $415 मिलियन तक पहुंच गई थी। पर एक समय ऐसा आता है जब हर किसी को अपने इन्वेस्टमेंट पे एक रिटर्न चाहिए रहता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हुआ। लोग उन कॉमिक्स को मार्केट में बेचने के लिए निकले, पर यहीं पर तो कहानी में एक ट्विस्ट है। कोई भी उन कॉमिक्स को खरीदने के लिए तैयार ही नहीं था, क्योंकि कोई भी आदमी उन कॉमिक्स के लिए ज़्यादा पैसे क्यों पे करे जिसको कंपनी ने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रिंट कर रखा है, जिस वजह से मार्केट में उसकी कोई स्कैर्सिटी नहीं है। और धीरे धीरे लोगों को ये पता लगने लग गया कि वो अभी तक बस एक इमेजिनेशन में जी रहे थे, असलियत में उनको इन कॉमिक बुक्स का कोई भी ज़्यादा पैसा नहीं मिलने वाला है। और धीरे धीरे करके लोगों ने कॉमिक बुक कलेक्ट करने वाला बिजनेस बंद कर दिया, और इसी वजह से अचानक से 1994 में पूरी कॉमिक बुक इंडस्ट्री की सेल 70% गिर गई थी। और इस सारे इंसिडेंट को आज हम कॉमिक कलेक्टर्स बबल के नाम से जानते हैं। अब इस बबल की वजह से उन लोगों को तो काफ़ी लॉस हुआ ही जिन लोगों ने कॉमिक्स कलेक्ट करके रखी थी, पर कोई और भी था जिसको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, और वो था खुद मार्वल। क्योंकि 1993 तक तो कंपनी की सेल काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज हो रही थी, जिस बेस पे मार्वल ने मार्केट से बहुत ज़्यादा पैसा लोन ले लिया था। बट 1994 में कंपनी की सेल एकदम से गिर गई थी, जिस वजह से मार्वल प्रॉब्लम में आ गया था, क्योंकि उसके पास इस लोन को वापस चुकाने के लिए पैसा बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि उसने उस लोन के पैसे से काफ़ी सारी कंपनीज को एक्वायर कर लिया था। और इसी वजह से जो मार्वल का शेयर 1993 में $35 पे था, जो 1996 में घटकर $2 तक पहुंच चुका था। और उस मोमेंट पे कंपनी के ऊपर $250 मिलियन का कर्ज और 11 मिलियन प्रेफरेंस शेयर थे, जिन शेयर पे मार्वल को हर साल एक फिक्स्ड रिटर्न देना ही देना होता था। और इसी प्रॉब्लम की वजह से 1996 में मार्वल ने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया था। 1999 में कंपनी के बोर्ड ने पीटर क्यूनियो को चुना मार्वल को सक्सेसफुल बनाने के लिए, जिन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से मार्वल को सक्सेसफुल बनाया, और उसी दिन से उस मार्वल की शुरुआत हो गई जिसे आज हम सब जानते हैं। उन्होंने ये कैसे किया, उससे पहले आपको जानना होगा कि मार्वल बिजनेस कैसे करता था। 1999 तक मार्वल मेनली 2 सेक्टर से बिजनेस करता था, जिसमें से पहला था पब्लिशिंग, जिसमें वो कॉमिक्स को प्रिंट करता था और बेचता था, और दूसरा था लाइसेंसिंग या फिर कह लो मर्चेंडाइज, जिसमें वो दूसरे लोगों को परमिशन देता था कि वो मार्वल्स के कैरेक्टर को अपने सामान पे, अपनी टी शर्ट पे, बच्चों के सामान पे, घर के सामान पे और बहुत सारी चीज़ों पे प्रिंट कर सकते थे, या फिर उनके कैरेक्टर से टॉयज़ बना सकते थे। और इन सब के बदले मार्वल उनसे एक फ़ीस लेता था जो होती थी लाइसेंसिंग फ़ीस।
1999 में मार्वल ने इसमें एक और चीज ऐड करी। मार्वल ने अपने कैरेक्टर्स को मूवी प्रोडक्शन कंपनीज को लाइसेंस पे देना शुरू कर दिया और उनको ये परमिशन दे दी कि वो मार्वल के कैरेक्टर्स पे मूवीज बना सकते हैं। जैसे उसने एक्स-मैन को 20th सेंचुरी फॉक्स को दे दिया, स्पाइडरमैन को सोनी पिक्चर्स को और हल्क को यूनिवर्सल पिक्चर्स को दे दिया। और इन सब से भी मार्वल के पास एक बहुत ही अच्छी लाइसेंसिंग फीस आने शुरू हो गई। लेकिन असली गेम तो इसके बाद शुरू हुआ जब उन सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने उन सारे कैरेक्टर्स पे मूवीज बनाना शुरू कर दिया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप वेट किस बात का कर रहे हैं, नीचे उस लाइक के बटन को दबाइए और मुझे अप्रिशिएट कीजिए ताकि मुझे भी अच्छा लगे और मैं फ्यूचर में ऐसा कंटेंट लाता रहूं। और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ अगर आप फ्यूचर में देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। नाउ एंजॉय योर वीडियो। लेकिन असली गेम तो इसके बाद शुरू हुआ जब उन सारे प्रोडक्शन हाउसेज ने उन सारे कैरेक्टर्स पे मूवीज बनाना शुरू कर दिया। तो मार्वल ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज ऑब्जर्व करी कि जब भी कोई मूवी बहुत ज्यादा हिट हो जाती और ब्लॉकबस्टर जाती थी तो मार्वल के टॉयज और मार्वल की मर्चेंडाइज की सेल भी इंक्रीज होती थी। पर जब भी कोई मूवी फ्लॉप जाती या कम सक्सेसफुल रहती तो मार्वल के मर्चेंडाइज पे और टॉयज पे उसका असर दिखता और उनकी सेल भी डिक्रीज हो जाती थी। और इन सबसे मार्वल को एक चीज तो बिल्कुल क्लियर हो गई थी कि अगर उसको लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल होना है तो उसको टॉयज और मर्चेंडाइज पे नहीं बल्कि मूवीज पे फोकस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली उसका सारा का सारा बिजनेस जो है वो मूवीज पे ही डिपेंड होने वाला है। पर अब यहीं पर आते हैं दो बहुत बड़े सवाल। पहला कि अगर मार्वल का ज्यादातर रेवेन्यू का हिस्सा मर्चेंडाइज और टॉयज की सेल से आ रहा था तो मार्वल को ऐसा क्यों लगा कि मार्वल का मेन बिजनेस मूवीज होने वाला है। और दूसरा सवाल कि अगर मार्वल का मेन बिजनेस मूवीज होने वाला है तो ज्यादातर रेवेन्यू का हिस्सा टॉयज और मर्चेंडाइज से क्यों आ रहा था। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगले कुछ मिनट में मैं जो आपको बताने वाला हूँ वो पूरी जिंदगी भर आपको पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में दोनों जगह काफी हेल्पफुल रहने वाला है। पहला क्वेश्चन, मार्वल को ऐसा क्यों लगा कि उसका मेन बिजनेस मर्चेंडाइज नहीं बल्कि मूवीज होने वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा एक प्रोसेस से जिसका नाम है 5 Why फॉर्मूला। इसमें आपको बस खुद से 5 बार क्यों पूछना है और आपको उस चीज का एक्चुअल कारण पता लग जाएगा जिस भी चीज का आप सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं। एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए कि मैं बहुत मोटा इंसान हूँ और मैं अपने मोटापे से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ और मैं इस मोटापे को कम करना चाहता हूँ। तो मैं खुद से क्वेश्चन पूछूंगा कि यार मैं इतना मोटा क्यों हूँ। तो जवाब मिलेगा कि मैं बहुत ज़्यादा खाना खाता हूँ, ओवर ईटिंग करता हूँ जिस वजह से मैं मोटा हूँ। अब मैं खुद से फिर से सवाल पूछूंगा कि मैं इतनी ओवर ईटिंग करता क्यों हूँ। तो इसका जवाब मुझे मिलेगा कि मेरा फ्रिज हमेशा भरा रहता है खाने से, तो जब भी मैं फ्रिज को खोलता हूँ तो कुछ ना कुछ खाते रहता हूँ जिस वजह से मैं ओवर ईटिंग करता हूँ। तो मैं खुद से फिर से सवाल पूछूंगा कि आखिर मेरा फ्रिज हमेशा खाने से भरा ही क्यों रहता है। तो इसका जवाब मुझे मिलेगा कि जब भी मैं घर का सामान खरीदने सुपरमार्केट में जाता हूँ तो मैं वहाँ से अनाप शनाप चीज़ें खरीद के ले आता हूँ, क्योंकि वहाँ काफ़ी सारा सामान काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव तरीके से डिस्प्ले करा जाता है। और दूसरा, क्योंकि मैं वहाँ कैश यूज़ नहीं करता हूँ, मैं वहाँ डिजिटल पेमेंट मेथड यूज़ करता हूँ, तो मैं ओवर स्पेंडिंग और जो फालतू खर्च हो रहा है उसको कभी भी फील नहीं कर पाता। तो एक्चुअल कारण वो है, और अगर मैं उस कारण पे सबसे पहले काम करूं तो मैं अपने मोटापे को काफी इजीली घटा सकता हूं। अब जरूरी नहीं कि हमेशा आपको 5 बार पूछने पे ही आंसर मिले, कभी कभी आपको 2-3 बार पूछने में ही आंसर मिल जाएगा और कभी कभी आपको 6-7 बार भी पूछना पड़ सकता है। अब यही सेम चीज मार्वल के अंदर भी हुई। मार्वल ने सवाल पूछा कि उसका सबसे ज्यादा रिवेन्यू कहां से आता है, तो जवाब आया मर्चेंडाइज से। तो उसने फिर सवाल पूछा कि आखिर मर्चेंडाइज से सबसे ज्यादा रिवेन्यू क्यों आता है, तो जवाब आया कि लोग मर्चेंडाइज पे ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं इन कंपैरिजन टू मूवी टिकट्स। तो फिर सवाल पूछा गया कि आखिर मर्चेंडाइज पे लोग इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए क्यों तैयार हैं। तो फिर जवाब आया क्योंकि लोग मार्वल के कैरेक्टर से बहुत ज्यादा अटैच्ड हैं, तो उस कैरेक्टर के सामान खरीदने के लिए लोग ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। तो फिर क्वेश्चन पूछा गया कि आखिर लोग मार्वल के कैरेक्टर से इतने ज्यादा अटैच्ड क्यों हैं, तो जवाब आया क्योंकि उन लोगों ने उस कैरेक्टर की मूवी देखी है और वो उस कैरेक्टर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। इसी वजह से लोग उस कैरेक्टर के सामान पे ज़्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। और यहीं से पता लग गया कि मार्वल का सारा बिजनेस उसकी मूवीज पे डिपेंड करता है। अगर अच्छी मूवी तो मर्चेंडाइज की सेल अच्छी, अगर मूवी गंदी तो मर्चेंडाइज की सेल गंदी। और यहीं से ये क्लियर हो गया कि मेन बिजनेस मर्चेंडाइज नहीं बल्कि मूवीज है, और इन मूवीज का कंट्रोल तो मार्वल को अपने हाथ में ही रखना होगा, वरना फ्यूचर में कोई भी गंदी मूवी बना के मार्वल के सारे बिजनेस को चौपट कर सकता है। अब आते हैं अपने दूसरे सवाल पे कि अगर मेन बिजनेस मूवीज था तो ज्यादातर रेवेन्यू का हिस्सा मर्चेंडाइज से क्यों आ रहा था, और क्यों लोग अपने फेवरेट सुपर हीरो के सामान पे इतना ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए तैयार थे। इसका आंसर हमें मिलेगा एक एक्सपेरिमेंट में।
में, जिसका नाम था सिग्निफिकेंट ऑब्जेक्ट स्टडी, जिसे 2006 में रॉब वॉकर ने किया था। रॉब वॉकर ने 200 अलग अलग सामान जो कि हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं उनको खरीद लिया था, और ये सामान उनको ऑन एन एवरेज $1.25 के पड़ गए थे। और फिर उन्होंने इन 200 सामानों को 200 अलग अलग राइटर्स को दे दिया, और उन्होंने उन राइटर्स से कहा कि वो अपने एक एक सामान पे एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही छोटी शॉर्ट स्टोरी लिखिए। और फिर रॉब ने उन स्टोरीज के साथ उन सामान को ईबे पे लिस्ट किया और बेचने के लिए लगा दिया, और उन्होंने उन 200 के 200 सामान को बेच दिया। और इसके बाद जो रिजल्ट्स आए वो असलियत में चौंकाने वाले थे। जो सामान उन्होंने ऑन एन एवरेज $1.25 पे लिया था, वो 200 के 200 सामान को उन्होंने टोटल $8,000 में बेच दिया था। और एक घोड़ा जो कि सिर्फ $0.99 में उन्होंने खरीदा था, उन्होंने उसे $197 में बेच दिया। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि आखिर लोगों ने उन नॉर्मल से दिखने वाले सामान के लिए इतना ज़्यादा पैसा क्यों पे किया? जवाब है इमोशनल अटैचमेंट। जिन लोगों ने उन सामान को उतने ज़्यादा प्राइस पे खरीदा था, वो लोग उस सामान से नहीं बल्कि उस सामान के साथ जो स्टोरी थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अटैच हो गए थे। और जब भी कोई आदमी किसी चीज़ से इमोशनली अटैच हो जाता है और उस चीज़ में खुद को इमोशनली इन्वेस्ट कर देता है, वो आदमी उस चीज़ के बारे में उतना कम लॉजिकल और क्रिटिकल तरीके से सोचता है। और यही सेम चीज़ हो रही थी मार्वल के अंदर। लोग मार्वल की मूवीज देखकर उनके कैरेक्टर से इमोशनली अटैच हो रहे थे और फिर जाके उनकी मर्चेंडाइज खरीद रहे थे। और इसी कारण से 2005 में मार्वल ने एक हिस्टोरिकल डिसीजन लिया, जो था खुद की मूवीज खुद प्रोड्यूस करने का डिसीजन। और इसीलिए मार्वल ने 2005 में $525 मिलियन मार्केट से उधार भी लिए थे। और जानते हैं इंटरेस्टिंग बात क्या है? उसने इस लोन के लिए आपके और हमारे सबके फेवरेट मार्वल के अपने कैरेक्टर्स को गिरवी रखा था, जैसे आयरन मैन को, कैप्टन अमेरिका को और बाकी सारे कैरेक्टर्स को। इसके अलावा भी दो और ऐसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग सी स्ट्रेटेजीज हैं जो मार्वल यूज करता है, जिसमें से पहली है प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। आपने अगर ध्यान दिया होगा तो आपने गौर किया होगा कि जो मार्वल की मूवी टिकट्स होती हैं और जो बाकी ब्लॉकबस्टर मूवीज की मूवी टिकट्स होती हैं, उनके प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बस थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होता है। क्योंकि मार्वल नहीं चाहता कि उसका कस्टमर उसकी स्टोरी से इमोशनली अटैच होने से पहले ही उसको छोड़कर चला जाए, और वो अपने मूवी टिकट्स को अफोर्डेबल रेट में रखता है, जिस वजह से उसका कस्टमर उससे इमोशनली अटैच हो पाए और बाद में वो अपनी मर्चेंडाइज को उनको बेचता है, जिससे उसको कमीशन मिलता है। क्योंकि 2008 में उसने अपना सारा का सारा मर्चेंडाइज का बिजनेस आउटसोर्स कर दिया था लाइसेंसिंग मॉडल पे। और दूसरी स्ट्रेटेजी है यूनिवर्स स्ट्रेटेजी। इसको बड़े ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें होता ये है कि मार्वल अपने अलग अलग सुपर हीरोज के अराउंड उनकी अलग अलग मूवीज लेके आता है, जिससे उन सब सुपर हीरोज के अराउंड उनकी सेपरेट फैन बेस बन जाता है। जैसे हो सकता है कि आपको आयरन मैन पसंद हो क्योंकि आपको टेक और फ्यूचरिस्टिक चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, या फिर हो सकता है आपको कैप्टन अमेरिका पसंद हो क्योंकि आपको लीडरशिप, सिंप्लिसिटी और रियल पावर में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट हो, या फिर हो सकता है आपको थॉर बहुत ज़्यादा पसंद हो क्योंकि आपको जो माइथोलॉजी के सुपर हीरोज होते हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं। पर जो भी हो, इन सब के बाद मार्वल इन सारे सुपर हीरोज को एक कंबाइंड मूवी में रिलीज कर देता है, और इससे होता ही है कि जो थॉर का फैन था वो कैप्टन अमेरिका का फैन बन जाता है, जो कैप्टन अमेरिका का फैन था वो आयरन मैन का फैन बन जाता है, जो आयरन मैन का फैन था वो ब्लैक विडो का फैन बन जाता है, और उनका जो एक फैन बेस है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। और इसके बाद जब वो उन कैरेक्टर्स पे उनकी अलग अलग मूवीज रिलीज करता है तो उसका रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उनका फैन बेस अब बड़ा बन चुका है। और इसके अलावा भी जो मार्वल की सारी मूवीज़ होती है वो आपस में काफ़ी ज़्यादा इंटरलिंक्ड होती है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप पहली 2 मूवीज़ देखते, बीच की 2 छोड़ दें, फिर बाद की 2 देखें। आपको सारी मूवीज़ देखनी पड़ेंगी अगर आपको वो पूरी स्टोरी काफ़ी अच्छे से इंजॉय करनी है। इस वजह से भी जो मार्वल की रिवेन्यू हो वो साल दर साल इंक्रीज होता जा रहा है, भले ही वो मूवी किसी भी सिंगल कैरेक्टर पर बेस्ड ही क्यों ना हो। और इस ग्राफ में आप क्लियरली देख सकते हैं कि कैसे मार्वल की सारी मूवीज आपस में काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से इंटरलिंक्ड होती हैं और एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं, और कैसे वो अपनी मेन मूवीज को सपोर्ट करती है। और इस दूसरे ग्राफ में आप देख सकते हैं कि यही सेम चीज़ डीसी में काफ़ी अच्छे तरीके से फॉलो नहीं होती, और इसी वजह से डीसी कहीं ना कहीं मार्वल से पिछड़ा हुआ है। और डिज्नी को तो मार्वल का सारा गेम काफ़ी पहले ही समझ आ गया था, और इसी वजह से तो डिज्नी ने 2009 में मार्वल को $4.5 बिलियन में एक्वायर कर लिया था। अब बढ़ते हैं उन लेसन्स की तरफ जो इस केस स्टडी से सीखकर आप अपने बिजनेस में अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें से पहला है मेक योर ब्रांड थ्रू इमोशंस। क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कस्टमर आपसे इमोशनली अटैच्ड होगा उतना कम टाइम आपको उसको कन्विंस करने में लगेगा और उतने ही ज़्यादा टाइम तक वो आपके साथ जुड़ा रहेगा। और इस टॉपिक पर अगर आप ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप इस टेड टॉक को देख सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा।
और आप इस किताब को पढ़ सकते हैं जिसका नाम है स्टार्ट विथ वाई, जिसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में ही दे दूंगा। और दूसरा लेसन है यूज यूर यूनिवर्स स्ट्रेटेजी, यानी कि आप भी अपने बिजनेस में इस यूनिवर्स स्ट्रेटेजी को यूज कर सकते हैं। जैसे कि रिलायंस कर रहा है, रिलायंस लगभग हर सेक्टर में, हर प्रोडक्ट और सर्विस के सेक्टर में घुस चुका है और फ्यूचर में क्या करेगा, वो इन सारी प्रोडक्ट और सर्विसेज को कंबाइन कर देगा और तब कस्टमर सोचेगा या यहीं से ले लेता हूँ, यहाँ तो सारी चीज़ें अवेलेबल है, क्या अलग अलग जाके अपना टाइम वेस्ट करूँ। ऐसा ही आप कुछ अपने बिजनेस में भी कर सकते हैं। वैसे HDFC बैंक की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जो आपको यहाँ पे क्लिक करके देखने को मिल सकती है और यहाँ पे क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।